गुड इवनिंग एस्पिरेंट्स। एक बार पुनः करंट अफेयर्स 24 अगस्त 2024 की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। मैं एस एन झा सर आज पुनः विभिन्न समाचार पत्र विभिन्न स्रोतों से जो आज की घटनाएं हुई है उसमें जो अति महत्वपूर्ण जो टॉपिक लिए गए हैं उसके आधार पे उन प्रश्नों को ही लिया गया है जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इस 25 प्रश्नों की जो श्रृंखला दी गई है उसमें हमने 3 प्रकार के प्रश्न लिए हैं। कुछ प्रश्न अत्यंत साधारण प्रकृति के हैं, कुछ प्रश्न औसत प्रकृति के हैं और कुछ प्रश्नों को हमने एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन जिसको आप कह सकते हैं उसको हमने लिया है। तो आइए हम लोग इसको हल करने का प्रयास करते हैं और इसी कड़ी में जो पहला प्रश्न है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ये पहला जो प्रश्न है ये इंटरनेशनल इकोनॉमी से है, ग्लोबल ट्रेड अपडेट है। 4 महत्वपूर्ण संगठन है, इनमें से एक ऐसा संगठन है जो इस रिपोर्ट को जारी करता है। कुछ सेकंड का समय हमने आपको दिया, अब आप इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करें और अपनी जो जानकारी है उसका मूल्यांकन करें। ये जो 4 संगठन है उसमें जो विश्व व्यापार संगठन है, विश्व स्तर पे जो ग्लोबलाइजेशन है, जो उदारीकरण है, उसको प्रमोट करने का काम करता है और आज की तारीख में ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, आर्थिक संगठन है। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और ये जो डी है वर्ल्ड बैंक, इसकी जो उत्पत्ति है वो थोड़ी पुरानी है। कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध की जो घटना हुई थी उसके पश्चात जो विश्व अर्थव्यवस्था में जो आने वाली जो चुनौतियां थी, जो समस्याएं थी, जो दिक्कतें थी, उसको हल करने के लिए अमेरिका और यूरोप के देशों ने इन 2 संगठनों की स्थापना किया था और एक हमने लिया अंकटाड। इन चारों में से एक ऐसा संगठन है जो इस ग्लोबल ट्रेड अपडेट को जारी करता है, जिसका ऑब्जेक्टिव यह है कि जो भी मेंबर कंट्री हैं, जो भी संगठन है, जो भी देश हैं, उनकी जो आर्थिक भूमिका है व्यापार और वाणिज्य के दृष्टिकोण से उसका मूल्यांकन किया जाए। तो 4 ऑप्शन आपके पास सामने प्रस्तुत किए गए हैं, इसमें से सही उत्तर आप आइडेंटिफाई करें। इसका जो सही उत्तर है वो है अंकटाड। अब अंकटाड के बारे में जो विस्तृत चर्चा होगी, जो हम लोग आने वाले समय में जो वीडियो मैं आपको प्रस्तुत करूंगा उसमें जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस आपके सामने मौजूद हैं उसके बारे में आपको परिचय कुछ दिनों के बाद जो वीडियो क्लासेज होगी उसमें हम निश्चित तौर पे इसको आप तक उपलब्ध कराएंगे। अगला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे आएगा वो प्रश्न संख्या 2 है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी निम्नलिखित में से कौन सा देश है? 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। हमने वित्तीय वर्ष 2023-24 को फोकस करना है। 2024 का जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसका भी एक अपडेट आया है जिसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट क्वार्टर। हमने पिछले वित्तीय वर्ष को लिया जो अभी हमारा 31 मार्च 2024 को कंप्लीट हुआ है। चाइना है, चीन है, अमेरिका है, दूसरा तीसरा जापान है और चौथा जर्मनी। इसका सही उत्तर क्या हो? इसका सही उत्तर होगा चाइना। और मैं आपको यही जानकारी दे दूं कि 2024 का जो पहला क्वार्टर है, एक क्वार्टर 3 महीने की अवधि होती है, उसमें जो लीडिंग कंट्री है वो चाइना ना होकर के अमेरिका। इस तरह के प्रश्न आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आइए इसी कड़ी में हम प्रश्न संख्या 3 को कवर करेंगे। ये समाचार पत्रों में चर्चित है। इंडिया का डिफेंस सेक्टर है तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स। पिछले कुछ दिनों से ये चर्चा में है। इसका विकास आत्मनिर्भर भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है और जैसा कि आप लोग को जानकारी है कि भारत के प्रधानमंत्री पोलैंड और यूक्रेन के यात्रा पे गए थे। इसलिए यूक्रेन की यात्रा काफ़ी अहम थी और ऐसा विश्लेषकों के द्वारा माना जा रहा है कि इंडिया का कुछ डिफेंस एक्सपोर्ट आइटम्स यूक्रेन को जा सकता है। तो ऐसी संभावना है कि आने वाले समय में जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें जो डिफेंस सेक्टर है उसकी जो भूमिका है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी और कुछ इक्विपमेंट्स को हम लोग एक्सपोर्ट कर पाएंगे। अब आपको ये बताना है कि जो तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स है उसमें जो आवश्यक जो इंजन लगने वाला है वो जनरल इलेक्ट्रिक्स
F404 इंजन, ये किसी देश के द्वारा दिया जाना है जो अभी तक दिया नहीं गया और जिसने इस प्रोडक्शन को हर्ट किया है, थोड़ा सा इसको रोका है। अब ये 4 देश हैं, फ्रांस है, जापान है, रूस है, अमेरिका। ये चारों एडवांस इकोनॉमी में आते हैं, लीडिंग कंट्री है। थोड़ा सा इसमें कमजोर देश रसिया है, जिसको हम लोग कहते हैं डेवलपिंग कंट्री में आता है। अब आपको ये बताना है कि चारों में से कौन सा देश है जिसने इस इंजन को सप्लाई करनी है, जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इस तक के प्रश्नों का उत्तर आपको सेकंड में ही दे सकते हैं। सही उत्तर है अमेरिका। और ऐसी संभावना है कि आने वाले समय में अमेरिका, क्योंकि तो अमेरिका के एक वरिष्ठ पदाधिकारी जो भारतीय शिष्टमंडल है उससे बातचीत करने जा रही है इस मुद्दे को लेकर के। ऐसी संभावना है जो आप समाचार पत्र में आने वाले समय में देख सकते हैं कि अमेरिका के द्वारा जो ये जो पर्टिकुलर इंजन है वो इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए, इंडिया के लिए, देश की सैन्य सुरक्षा के लिए ये निश्चित तौर पर प्रोवाइड की जाएगी। इस तरह का ही प्रश्न है। प्रश्न संख्या 4 हम लोग देखेंगे इसी कड़ी में। पॉलिटिकल क्वेश्चंस है और भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित है। 2 क्षेत्रीय दल है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस। अब ये 2 टर्म, अभी 2 जो पॉलिटिकल पार्टी है वो न्यूज में है, चर्चा में है। ये आपके पॉलिटिकल अवेयरनेस को कहीं ना कहीं आकलन करेगा। जैसे तृणमूल कांग्रेस का संबंध हम लोग जानते हैं कि पश्चिम बंगाल से है, या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा का संबंध झारखंड से है। इस तरह के जो प्रश्न हैं ये भी पूछे जाते हैं सूची 1 सूची 2 की तरह की श्रेणी पे के तर्ज पर। आपको ये बताना है कि ये 2 जो पार्टी आजकल न्यूज में है उसका संबंध किस राज्य या किस संघराज क्षेत्र से है। 4 विकल्प हमने दिया है, जिसमें से 2 राज्य लिया है और 2 संघराज क्षेत्र लिया है। तो आप अपनी जानकारी के आधार पर इसको हल करने का प्रयास करें। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आंसर है जम्मू एवं कश्मीर। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि इस वर्ष जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का आयोजन किया जा रहा है उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार, और जम्मू कश्मीर एक संघराज क्षेत्र है। 2019 से पहले जम्मू कश्मीर भारत का एक सबसे हाई प्रोफाइल स्टेट हुआ करता था, क्योंकि आपकी जानकारी होगी कि अनुच्छेद 370 के अंतर्गत भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। 2019 में एक संसदीय कानून के माध्यम से जो एक तरीके से टेम्पररी जो अस्थायी संवैधानिक प्रावधान था उसको रद्द कर दिया गया, और 2019 का जो संसदीय कानून है उसने जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 पोर्शन में अलग अलग उसको विभाजित किया गया, और दोनों वर्तमान में संघ शासित प्रदेश की श्रेणी में शामिल है। अगला प्रश्न संख्या 5 आपके स्क्रीन पे आएगा। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ये कानून बड़ा महत्वपूर्ण है, देश की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित है, देश की संप्रभुता से संबंधित है। इस मामलों की जांच किस जांच एजेंसी के द्वारा की जाती है? ये करंट अफेयर्स में भी है, नेशनल सिक्योरिटी का प्रश्न है, और ये जीके के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। हमने लिया है सीबीआई, हमने लिया एनआईए, हमने लिया ईडी, हमने लिया रॉ। कौन सी ऐसी जांच एजेंसी है जो ऐसे अपराधों के बारे में इन्वेस्टिगेशन करता है और अपनी रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करता है ताकि दोषी व्यक्तियों को सजा मिल सके? इसका जो सही उत्तर है, आप में से कई लोग बता सकते हैं, जो सही उत्तर है वो है एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसकी स्थापना किसी संसदीय कानून के अंतर्गत की गई। और ये जो एनआईए है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। आइए हम प्रश्न संख्या 6 को देखेंगे। ये 4 ऐसे कानून हैं जो पिछले कुछ दिनों से चर्चा में हैं। पहला एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 का, जिसको हिंदी में शत्रु संपत्ति अधिनियम कहते हैं। दूसरा गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम है 1967 का, यूएपीए के नाम से चर्चित है। तीसरा सशस्त्र बल विशिष्ट शक्ति अधिनियम है, आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट के नाम से चर्चित है। और चौथा है विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम, जिसको हम लोग कहते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये 2010 का कानून है। प्रश्न यह है इसमें से कौन सा ऐसा कानून है जिसका अनुपालन केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है? 4 महत्वपूर्ण कानून है
देश की सुरक्षा से संबंधित है। इन 4 कानून में कौन ऐसा कानून है जो केंद्रीय गृह मंत्रालय जिसको इंप्लीमेंट करता है, जिसको रेगुलेट करता है, और ऐसा अगर कोई दिक्कतें आती है, कोई समस्या आती है, तो उसको एग्जीक्यूट करने का काम भारत सरकार का जो एक हाई प्रोफाइल मिनिस्ट्री है, गृह मंत्रालय, जो देश की आंतरिक सुरक्षा को मेंटेन करता है, इंटैक्ट रखता है, सुदृढ़ रखता है, मजबूत रखता है, उसके द्वारा किया जाता है। यह प्रश्न जो है इसका स्तर औसत और एडवांस श्रेणी का है। जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, एमसीक्यू जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं या जो स्टेट पीसीएस की तैयारी में है, जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो अधिकारी संवर्ग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और संभावित। इससे आपकी कानूनी जागरूकता का भी पता चलेगा। जो वर्तमान में पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि लीगल अवेयरनेस के प्रश्न भी आजकल पूछे जाते हैं। जितने भी प्रश्नों का सिलेक्शन हमने किया है वो सारे आने वाले समय में संभावित प्रश्न हैं। ये 4 प्रश्न, जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये जो 4 कानून दिए गए उसके आधार पे आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आइए इसका आंसर देखते हैं। ये पहला कानून एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये दूसरा कानून एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और ये तीसरा कानून भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है, जबकि इसमें सैन्य बल को रखा जाता है, मिलिट्री फोर्सेज। ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम नहीं करता। और जो चौथा कानून है वो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम नहीं करता। यह कानून भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत है, क्योंकि प्रायः इन दोनों में जो कैंडिडेट हैं वो कंफ्यूजन की स्थिति में आते हैं। तो यह जो कानून है ये डिफेंस मिनिस्ट्री के पास नहीं है और यह कानून मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास नहीं है। ये चारों कानून को इंप्लीमेंट करने का काम, एग्जीक्यूट करने का काम, लागू करने का काम, क्रियान्वित करने का काम जिस केंद्रीय मंत्रालय के पास है उस मंत्रालय का नाम केंद्रीय गृह मंत्रालय। सो हियर द करेक्ट आंसर इज 1, 2, 3 एंड 4। और चारों का जो वर्ष है वो वर्ष आप याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित में से कौन वर्ष का अंतिम ग्रैंड स्लैम पुरस्कार है? ये काफी दिलचस्प है, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स से रिलेटेड है और इसकी जो प्रकृति है अत्यंत सरल और सामान्य। ये चारों जो दिए गए हैं पुरस्कार, ये चारों जो पुरस्कार है चारों मिलाकर के ग्रैंड स्लैम के नाम से जाने जाते हैं। इसमें और भी कुछ प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन आपको बताना है कि वर्ष का अंतिम ग्रैंड स्लैम पुरस्कार कौन है। बहुत इजी है, इसको मॉडरेट और एडवांस कह भी नहीं सकते। सो हियर द करेक्ट आंसर इज अमेरिकी ओपन। और जिस ऑर्डर में प्रश्न को फ्रेम किया गया है उसी ऑर्डर में ये जो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है उसका आयोजन किया जाता है। साल की शुरुआत ऑस्ट्रेलियन ओपन, मई जून के समय में फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन यूके के द्वारा और अंतिम यूएस ओपन। स्पोर्ट्स जीके, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स के अंतर्गत यह काफी महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार का अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा देश यूक्रेन के सीमा साझा नहीं करता? ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है, विश्व भूगोल है। यूक्रेन जो कि न्यूज में है, रूस के साथ युद्ध की वजह से भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन यात्रा हुई, इस वजह से ज्योग्राफी में हमने इस प्रश्न को लिया है। परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन दिया गया रोमानिया, दूसरा मोल्दोवा, तीसरा पोलैंड और चौथा लिथुआनिया। जब भी कोई देश किसी भी वजह से अगर न्यूज में है तो जो प्रतियोगी अभ्यर्थी उनसे अपेक्षा है कि उसको उसकी मैपिंग, उसका लोकेशन जरूर देख ले, तो किससे प्रश्न बनता है। तो हियर द करेक्ट आंसर इज लिथुआनिया। मैप के आधार पे आप इस तरह के प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। किस संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत देश की सबसे बड़ी अदालत जो हमारे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का जो सब क्लासिफिकेशन उप वर्गीकरण का जो मामला चर्चा में है, कुछ दिन पहले भारत बंद का भी आह्वान किसी दल के द्वारा, किसी विचारधारा वाले संगठन के द्वारा किया गया था, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए याचिका दायर किया गया। इसके लिए भारतीय संविधान की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसकी अपेक्षा की जाती है। चारों के चारों जो संवैधानिक प्रावधान है वो अति महत्वपूर्ण है। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो अनुच्छेद 137, उसको कहते हैं रिव्यू पिटीशन,
और ये याद रखिएगा, इसी अनुच्छेद 137 में एक और याचिका की बात होती है, क्यूरेटिव पिटिशन। क्यूरेटिव पिटिशन अन्य जो प्रावधान है आर्टिकल 131, आर्टिकल 136, आर्टिकल 138, ये तीनों प्रावधान काफी महत्वपूर्ण है। अपेक्षा है कि आप इन तीनों प्रावधान को भी अवश्य देखेंगे। अगले किसी सेशन में मैं निश्चित तौर पे ये जो महत्वपूर्ण जो संवैधानिक प्रावधान है उसको मैं आपके समक्ष स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। अगला प्रश्न आपके सामने में है, वह है क्वेश्चन नंबर 10, अति महत्वपूर्ण, जो अच्छी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो अधिकारी संवर्ग की तैयारी करना चाह रहे हैं, जो ऐसा प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं कि करंट अफेयर्स को लेकर के पूर्णतः तसल्ली कर लें, एक स्तरीय करंट अफेयर्स उनकी जानकारी में हो, क्योंकि जो करंट अफेयर्स का स्टैंडर्ड है वो आपका मॉडरेट और स्टैंडर्ड होना चाहिए। ये 4 इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिया गया अपने अपने संदर्भ में और अपने अपने समय में। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस न्याय के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तीनों का उपवर्गीकरण स्वीकार किया और राज्यों को ये जो उपवर्गीकरण है उसको बनाने का अधिकार दिया। पहला मुकदमा का नाम दिया है ईवी चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, दूसरा दिया है पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह, तीसरा दिया है इंदिरा सानी बनाम भारत संघ और चौथा दिया अनूप बर्णवाल बनाम भारत संघ। इन चारों मुकदमे में कुछ महत्वपूर्ण विषयों को देश की सबसे बड़ी अदालत ने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। अगर आप जान रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। कई लोगों को कंफ्यूजन होगी, भ्रम की स्थिति होगी ए, बी और सी में। सो हियर द करेक्ट आंसर इज पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह आने वाले अधिकारी संवर्ग के परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं अगले वर्ष के लिए, या संघ लोक सेवा आयोग की किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कंबाइंड डिफेंस सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीडीएस के लिए, एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, संघ लोक सेवा के असिस्टेंट कमांडेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, राज्य लोक सेवा में बिहार की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग दे रहे हैं, एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इन प्रिपरेशन के लिए इस तरह के प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। ये संभावित प्रश्न है जो लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान के द्वारा आपके लिए आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, न्यूज में है क्योंकि देश की किसी राज्य सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों को इस संगठन में शामिल होने की अनुमति दे दी जो पहले नहीं दी गई थी। मैं बात कर रहा हूं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस। अब आपको इसके बारे में जानना आवश्यक है, अपेक्षित है कि जो 3 तथ्य दिए गए हैं इसमें कौन से तथ्य सही है। यह आधुनिक भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और हमारे देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देश का जो सामाजिक ताना बाना है उसको समझने के लिए भी आरएसएस की भूमिका काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। वर्तमान संदर्भ में क्योंकि किसी राज्य सरकार ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को इस संगठन में शामिल होने की अनुमति दे दी है, इस वजह से इस प्रश्न को लिया गया है। करंट अफेयर्स के हर प्रश्न के पीछे कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई उसका औचित्य या रैशनल होता है। उसी के आधार पे, क्योंकि हमने कल के इस क्लास में डिस्कस किया था, कहा था कि जो करंट अफेयर्स है उसको ग्रिप में लाना काफी आवश्यक है। उसी करंट अफेयर्स में आपका स्टैटिक जीके का पार्ट भी आता है। आइए इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करें। इसमें जो पहला दिया गया है इसकी स्थापना 1925 में की गई, ये सही है। दूसरा, इसकी स्थापना इसके संस्थापक केबी हेडगेवार थे, ये भी सही है। और तीसरा, इसका मुख्यालय नागपुर में है, ये भी सही है। तो हियर द करेक्ट आंसर इज 1, 2 एंड 3, तीनों सही है। प्रश्न संख्या 12 की तरफ हम लोग आएंगे। व्हाइट हाउस बेसिक जीके के प्रश्न है जो 1 डे इंटरनेशनल एग्जाम है उनके लिए महत्वपूर्ण है। व्हाइट हाउस निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति का सरकारी आवास है? इस प्रश्न को देखते ही आप उत्तर देने का जो सक्षम प्रयास है वो आप करेंगे और मुझे लगता है कई लोग इसमें सफल होंगे। हमने ऑप्शन दिया है फ्रांस, हमने दिया जर्मनी, हमने दिया अमेरिका, हमने दिया ब्राजील। तो यार द करेक्ट आंसर इज अमेरिका। क्योंकि आपसे ये जानकारी अपेक्षित है कि वर्ष 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है, जिसमें हमारे एक तरफ ट्रंप साहब हैं और दूसरी तरफ कमला हैरिस है।
आइए प्रश्न संख्या 13 को हम लोग देखने का प्रयास करें। एनएलए पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अंतर्गत भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग क्या है? 81वां, 82वां, 83वां और 85वां। ये जो एनएलए पासपोर्ट इंडेक्स है, दरअसल ये लंदन में स्थित एक कंसल्टेंसी फर्म है जो इंटरनेशनल एयर जो ट्रांसपोर्ट है उसके डेटा के आधार पर यह जारी करता है। कहा जाता है कि जिसकी रैंकिंग सबसे अच्छी होगी उसके रेजिडेंट को, उसके सिटीजन को वीजा फ्री या कम से कम देशों में उनको वीजा लेना पड़ेगा। इसमें इंडिया की रैंकिंग मैं पूछ रहा हूं कि इंडिया की रैंकिंग क्या है। सो हियर द करेक्ट आंसर इज 82। इस वर्ष के जितने भी परीक्षा है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या तब तक जब तक कि इसका नया रिपोर्ट नहीं आता है तब तक के लिए जितने भी परीक्षा है उसके लिए महत्वपूर्ण है एनएलए पासपोर्ट इंडेक्स 2024। अगले हफ्ते से जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को मैं डिस्कस करूंगा उसमें निश्चित तौर पे मेरे द्वारा इसको शामिल किए जाने का प्रयास किया जाएगा। अगला प्रश्न है 14 जो एनएलए पासपोर्ट इंडेक्स 2024 से हमने दिया है, इसकी रैंकिंग में निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? सिंगापुर, अमेरिका, जापान और फ्रांस। जिसका स्थान सबसे ऊपर होगा उस देश के नागरिकों को विश्व में प्रत्येक देश में जाने के लिए किसी प्रकार की वीजा की कोई आवश्यकता नहीं है, वो वीजा फ्री होगा। और आश्चर्य की बात यह है कि प्रथम स्थान पे जो देश है वो अमेरिका नहीं है, प्रथम स्थान पे जो देश है वो जापान नहीं है, प्रथम स्थान पे जो देश है वो फ्रांस नहीं है, जो प्रथम स्थान पे देश है उसका नाम सिंगापुर है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 15 रूबी 1 देश के साइंस टेक्नोलॉजी के लिए महत्वपूर्ण। हमने 4 ऑप्शन आपके लिए दिया है। देश की पहली उपग्रह संचार प्रणाली आज के समाचार पत्र में चर्चा में है। देश की पहली जासूसी उपग्रह, भारत का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट और देश का पहला शैक्षणिक पोर्टल आज के समाचार पत्र पर आधारित है। उस दैनिक करंट अफेयर्स प्रोग्राम के अंतर्गत लिया गया जो कल से हमने शुरुआत किया है। संभावित प्रश्नों की सूची में इसको शामिल किया गया है। अगर करंट अफेयर्स के सेगमेंट की बात करेंगे तो साइंस टेक में आता है। इंडियन साइंस टेक में क्या क्या अचीवमेंट हमने हासिल किया है उसके दृष्टिकोण से है। तमिलनाडु के किसी स्टार्टअप जो संगठन है उसके द्वारा इसको अचीव किया गया है, रजिस्टर किया अपनी सफलता को। ये 4 उसका थीम है, 4 उसके टास्क है, एक का आंसर बताना है। तो हियर द करेक्ट आंसर इज सी, भारत का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है। स्पेस रिसर्च से संबंधित ये शब्दावली है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 16 है कुनो राष्ट्रीय पार्क। ये पर्यावरण और भूगोल का पार्ट है। हम लोग प्रायः समाचार पत्र में इस राष्ट्रीय पार्क की चर्चा को देखते हैं। पिछले कुछ एक दिनों से ये कुनो राष्ट्रीय पार्क एक बार फिर से चर्चा में है। आपको बताना है कि क्या यह गुजरात में स्थित है और दूसरा सितंबर 2022 में क्या नामीबिया से 8 जो चीते हैं वो क्या लाए गए थे। इसका जो सही आंसर है क्या 1 होगा, क्या 2 होगा, क्या दोनों होगा या दोनों में से कोई नहीं होगा। इस प्रश्न का उत्तर है दूसरा सही है और पहला गलत है, क्योंकि यह गुजरात में स्थित ना होकर के मध्य प्रदेश में स्थित है, एमपी। प्रश्न संख्या 16। अब अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं, वह है प्रश्न संख्या 17। लखपति दीदी योजना, प्रधानमंत्री मोदी जी की एक विशेष योजना, हर घर में एक लखपति दीदी बना देना। 3 ऑप्शन हमने दिया। पहला, प्रति परिवार कम से कम 1 लाख रुपए की अस्थायी आय का अर्जन, सही है गलत। तो दूसरा, यह दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत शामिल है। और तीसरा, क्या इसका संचालन नीति आयोग के द्वारा किया जा रहा है। इस तीनों में कौन सा कथन इस योजना के संबंध में सही है?
पहला सही है, दूसरा सही है, लेकिन जो तीसरा है वो असत्य है। तो हियर द करेक्ट आंसर इज 1 एंड 2, 1 और 2। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इस योजना का संचालन किया जा रहा। इस तरह के प्रश्नों की प्रकृति एवरेज और स्टैंडर्ड में आता। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 18। भारत सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष तक देश को विकसित भारत के रूप में परिवर्तित करने का लक्ष्य रखा गया? अत्यंत सामान्य प्रकृति के प्रश्न हैं, छोटे मोटे परीक्षाओं के लिए है, इंटर स्तरीय। अगर स्नातक स्तर की बात करेंगे, जैसे जो बिहार दरोगा, उत्तर प्रदेश दरोगा, झारखंड दरोगा, इस तरह के परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन बट टीयर 1 के लिए, प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है। 2045, 2046, 2047 या फिर 2050, 4 ऑप्शन हमने आपको दिया है। तो हियर द करेक्ट आंसर इज 2047। यह और बात है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो पहली डीएमडी है, जो भारतीय मूल की है, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, उनकी कुछ दिन पहले भारत यात्रा हुई और उन्होंने कहा कि हम 2027 तक ही इस अचीवमेंट को प्राप्त करेंगे। उनका नाम गीता गोपीनाथ है, जो केरल की रहने वाली, दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ी लिखी, अमेरिका में शिक्षा प्राप्त, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को उन्होंने अपना करियर के तौर पे उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी सेवा दी है। इकोनॉमिक न्यूज के अंतर्गत है, बेसिक इकोनॉमिक्स है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? 2 प्रकार का डिपॉजिटरी ऑर्गेनाइजेशन है, एक एनएसडीएल है, दूसरा सीडीएसएल है। इक्विटी मार्केट में काम करता है, कैपिटल मार्केट में काम करता है, क्योंकि इक्विटी मार्केट, कैपिटल मार्केट में जो शेयर हम लोग फिजिकल फॉर्म में लेते थे, अब उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने का काम डिपॉजिटरी लिमिटेड करता है। जिस तरह से बैंक में हम लोग कैश जमा करते हैं, उस तरीके से जो डिपॉजिटरी है, वो जो शेयर है उसको डीमैट फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जमा करता है। अब आपको बताना है इसका मुख्यालय कहाँ है। हमने पहला ऑप्शन दिया है बेंगलुरु, दूसरा ऑप्शन दिया है हैदराबाद, तीसरा मुंबई और चौथा गांधीनगर। इंडिया में केवल 2 ही डिपॉजिटरी ऑर्गेनाइजेशन है और दोनों का मुख्यालय एक ही जगह है। सो हियर द करेक्ट आंसर इज, जो देश की फाइनेंशियल कैपिटल है, वित्तीय राजधानी है, मुंबई। 1996 में ये कॉन्सेप्ट इंडिया में आया था और देश के कैपिटल मार्केट को डेवलप करने का इन लोगों ने काम किया, दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने। हल्का प्रश्न मैंने दिया है, देश के कैपिटल मार्केट से संबंधित है। कौन भारत की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज कंपनी है? लेवल बहुत साधारण है, एनएसई, बीएसई, एमसीएक्स, सीडीएसएल। ये आपके बेसिक फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट। सो हियर द करेक्ट आंसर इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज देश की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज कंपनी है, जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी, लेकिन 1993 में इसने काम करना शुरू किया। 1992 में इसकी स्थापना हुई थी, 1993 में इसने काम करना शुरू किया। 1993 मुख्यालय इसका मुंबई है और जिस कमेटी की अनुशंसा पे इसकी स्थापना की उसका नाम था फेरवानी। मुख्यालय इसका मुंबई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना 1875 में की गई। तो याद रखिएगा, जो एमसीएक्स है वो दरअसल कमोडिटी मार्केट है, जो एग्रीकल्चर कमोडिटी का कॉन्सेप्ट हम लोग कह रहे हैं। जो सीडीएसएल है, अभी अभी हमने चर्चा किया है कि वो डिपॉजिटरी बॉडी है जो किसी शेयर को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखता है। ये प्रश्न संख्या 20 थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। इसकी प्रकृति अत्यंत साधारण है। सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2024 फुटबॉल खेल से संबंधित है। आयोजन किस शहर में किया जा रहा? पहला कोलंबो, दूसरा इस्लामाबाद, तीसरा काठमांडू, चौथा माले। इस तरह के प्रश्न भी पूछने की प्रवृत्ति है आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में। सो हियर द करेक्ट आंसर इज, प्रश्नों को सॉल्व करें। सो हियर द करेक्ट आंसर इज नेपाल की राजधानी काठमांडू। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 22। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन
एंड एजुकेशन फंड का संचालन वर्ष 2009 से किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा, किस निकाय के द्वारा किया जा रहा है? 4 नाम हमने दिया। पहला नीति आयोग, दूसरा DPIIT उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, तीसरा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी, और चौथा इन्वेस्ट इंडिया। जो लोग SSC CGL के लिए हैं, जो अकाउंट ऑफिसर ऑडिट ऑफिसर बनना चाहते हैं, जो CBI में जाना चाहते हैं, जो दिल्ली पुलिस में जाना चाहते हैं, SSC CGL के थ्रू जो स्टेट कमीशन को क्रैक करना चाहते हैं, जो संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। ये इकोनॉमी का सेगमेंट है, क्योंकि हमने कल कहा था कि इतिहास को अगर छोड़ दें तो GS का जितना भी सेगमेंट है वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। तो 4 ऑप्शन हमने दिया है। तो हियर द करेक्ट आंसर इज, देश की पूंजी बाजार को रेगुलेट करने वाली संगठन है सेबी। इसी के द्वारा 2009 में इसको डेवलप किया गया, इसको एस्टेब्लिश किया गया, इसको इंप्लीमेंट किया गया। छोटे छोटे जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको अवेयर कराना, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, उनके हितों को सुरक्षित रखने का काम सेबी करता है इस फंड के माध्यम से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। यह बेसिक इकोनॉमिक टर्म की समझ आपको है या नहीं है, इसकी जांच करेगा यह प्रश्न। प्रश्न है, इसके अंतर्गत किसी सूचीबद्ध कंपनी में विदेशी पूंजी के निवेश की सीमा को 10% से कम रखा गया है। यह कथन निम्नलिखित में से किस आर्थिक शब्दावली से संबंधित है? पहला प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, दूसरा विदेशी संस्थागत निवेश, तीसरा मसाला बॉन्ड, और चौथा विदेशी वाणिज्यिक उधार। चारों टर्म अपने आप में इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें एक ही लिमिट हमने तय किया है, 10% से कम, लेस देन 10%। इस प्रश्न से यह पता चलेगा कि आपकी आर्थिक समझ कितनी है। यह प्रश्न बेसिक और मॉडरेट की श्रेणी में आता है। Here the correct answer is फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, विदेशी संस्थागत निवेश, जिसको हम लोग मुंबई रूट भी कहते हैं, जब हम दिल्ली रूट की बात करते हैं तो उसका नाम है FDI। आपने सुना होगा कि जो टेस्ला कंपनी है उसका भारत में प्रवेश हो रहा है, उसने टेस्ला को मैन्युफैक्चर करना है। लोकेशन तो चर्चा थी बेंगलुरु, बाद में कहा गया था कि गुजरात के किसी शहर में उसको स्थापित किया जाएगा। तो दरअसल FDI का रास्ता है। FDI को कहते हैं डायरेक्ट कैपिटल। देश की अर्थव्यवस्था में ये जो 4 आर्थिक शब्दावली दिए गए हैं उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण FDI है, लेकिन इस प्रश्न की जो डिमांड है उसके आधार पे जो सही उत्तर होगा FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिसको हमने मुंबई रूट का नाम दिया। अगला प्रश्न संख्या 24 आपकी स्क्रीन पे आएगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स, CBIC, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? 4 हमने मिनिस्ट्री दिया है, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय और केंद्रीय कारपोरेट मामलों का मंत्रालय। यह प्रश्न भी बेसिक और मॉडरेट प्रकृति का है। सो हियर द करेक्ट आंसर इज, बेहद सिंपल प्रश्न है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय, कैबिनेट मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न आज का, प्रश्न संख्या 25। विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? अगर आपको यह ऐसा लगता है कि इसमें विदेश मंत्रालय होगा तो आप गलत सोच रहे हैं। अगर आपके मन में ऐसा ख्याल आया कि व्यापारिक गतिविधि से वित्तीय पहलू मजबूत होता है, इस प्रश्न के डिमांड के हिसाब से यह आपका गलत उत्तर होगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। इस प्रकार आज 24 अगस्त 2024 इस संध्याकालीन सत्र में कुल 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलित कर आपके समक्ष पेश किया गया है। उम्मीद करता हूं यह जो श्रृंखला है वो आगे भी जारी रहेगी। इस कक्षा को आपने अटेंड किया,
करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया। इससे आपकी बौद्धिकता, आपकी जानकारी में मजबूती आएगी, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपको निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त करने में यह आपको कहीं ना कहीं समर्थन करेगा, सपोर्ट करेगा। इसी के साथ आज का ये जो सेशन है उसको मैं समाप्त करने की घोषणा करता हूं। धन्यवाद, शुभ रात्रि।